अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। दुनिया भर में हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल फराहम करना होता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना होता है। और शुक्र है कि अब हमें भी ये बात समझ में आ रही है और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि जनाब अगर आपको मईशत को एक सही सिमत में लेकर चलना है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम फराहम करना है, तो वो तमाम सरकारी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के जिनमें आपका बिलियंस ऑफ रुपीज़ हर साल जो है उनकी नज़र होता है, उनसे जान छुड़ाई जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए। और IMF भी इसी बात के ऊपर इसरार करता है कि आप अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त कीजिए, आप अपनी इकॉनमी को डिसिप्लिन कीजिए और ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ आपने पाले हुए हैं इनसे जान छुड़ाइए। तो इन वाइट एलिफेंट्स में सर फहरिस्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवेज और दर्जनों ऐसे इदारे हैं कि जिन पे सियासी बुनियादों पर जिनको चलाया जाता था, जिन पर सियासी भर्तियां की जाती थीं और इन्हीं चीज़ों ने इस मईशत को, इन इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया और एक आम पाकिस्तानी को एक टैक्स की मद में या महंगाई की सूरत में इन इदारों को भी पालना पड़ता है। अब खबर ये, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी 30 अक्टूबर हतमी डेट इसकी आ गई है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और इसमें जो पार्टी जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया उनमें फ्लाई जना है, एयर ब्लू है, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, पाक एथेनॉल कंसोर्शियम है और YB होल्डिंग्स कंसोर्शियम शामिल है। पहले ये बात की जा रही थी कि जनाब 100% इसका स्टेक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो 60% शेयर्स जो हैं उनकी नीलामी कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब इसके ऑपरेशनल जो हैं वो अलग होंगे और दीगर असासे इसका अलग होंगे। किस तरह का ये मोड है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस बीच में एक और भी अहम खबर सामने आई, वो ये कि इनका जो एम्प्लॉयज़ फंड है इसमें तकरीबन 40 अरब रुपए का ये फंड था जिसको खर्च कर दिया गया है ऑपरेशनल अखराजात के अंदर। और पेंशन फंड के गलत इस्तेमाल पर मुलाजमीन जो है वो अदालत पहुंच गए। तो ये भी एक लायबिलिटी होगी जो कि नए बायर के ऊपर होगी। इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अली साहब, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। एविएशन के को बहुत गौर से देखा है और बड़ी एक्सपर्टीज़ है तारिक अली साहब की। तारिक साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट नबील जावेद खलून साहब ने, जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है, जो ये लेकर गए इस मामले को, इनके फंड, ये जो इनका फंड है एम्प्लॉइज़ का जो पेंशन फंड है, इस हवाले से दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, किस तरह से देखा जा रहा है ये 30 अक्टूबर की जो बात की जा रही है पार्टिसिपेशन के हवाले से, क्या खाका इस वक्त सामने आ रहा है आपके जहन में पाकिस्तान इंटरनेशनल कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन का? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो देखिए, एक बात यह है कि एक चीज तो साबित हो गई है कि PIA जिस इंतजामिया के हाथ में है कई दहाइयों से, वो इनके बस की बात नहीं। अभी आप देखें लंदन में इन्होंने एम्प्लॉइज जो हैं लोकल एम्प्लॉइज को फायर किया है, जिसकी वजह से इनको उधर मिलियंस ऑफ पाउंड्स का पैसे देना पड़े। इन्होंने अपना जो मैनेजर भी रखा हुआ है, उधर फाइनेंस मैनेजर भी है, स्टेशन मैनेजर भी है, और लोकल एम्प्लॉइज को ये निकालना चाहते हैं। जो इंतजामिया है उनको दे हैव नो आइडिया ऑफ हाउ टू रन दीज ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने फारग करना है, देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। अब ये जो भी आदमी जिसको जो भी लेगा, सिर्फ हुकूमत को सिर्फ एक काम है कि वो जो पार्टी जिसको भी दे उसको इट्स रिलायबल होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रंट कंपनी ऑफ एनी फॉरेन एयरलाइन। और ये PIA जो है शुड रिमेन एज अ फ्लैग कैरियर ऑल्दो प्राइवेटाइज्ड, and it must remain as a flag carrier of this country। और उसके लिए इनको they will have to go through it बड़ी ट्रांसपेरेंटली करना पड़ेगा। जहाँ तक आपके बाकी जो लाइबिलिटीज हैं, अब वो लाइबिलिटीज में जो बात निकली है ये जो सर, मैं आता हूँ लाइबिलिटी की तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल फ्लैग बेयरर जो है वो वही रहे, नए इसके अंदर जो है इंतज़ामी मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आए, इसके ऑपरेशंस जारी रखे जाएं
और इसमें जो बात की जा रही थी तकरीबन 3 साल में $50 करोड़ की सरमायाकारी होगी, ये भी एक लाजमी शर्त थी। तो आप समझते हैं पाकिस्तान में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इतना काबिल है? हालांकि आप देख लें यहाँ पे फ्लाई जना भी है, एयर ब्लू भी है और दीगर एयरलाइंस भी इस वक्त चल रही हैं, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंतहाई कैपेबल है कि ये सारी चीजें कर ले, वो लेकर चल सकता है। तो इसमें रेजिस्टेंस कहाँ से देखी जा सकती है? देखिए, गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, दे विल हैव टू गेट एक बंदा प्रोफेशनल जो एविएशन का हो, बट और मैनेजमेंट का के बोर्ड के बीच में गवर्नमेंट का असर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। जितनी देर गवर्नमेंट का असर होगा तो वो यही लोग होगा या कोई रिटायर्ड लोग होंगे जिनकी ये डंपिंग अराउंड बन गई है। अब आप देखें जो एक बंदा था, इन्होंने एक 73 ईयर आदमी को जिसकी फेक डिग्री थी 1977 में आया, तो वो बाजवा साहब के भाई थे कि रखा आपने पहले, और आपकी इतनी इंतजाम मैनेजमेंट में इतनी खराबियां हैं कि उसकी फेक इंटरमीडिएट डिग्री को नहीं ये कर सके। अब आपको ये भले आप बाहर से बंदा लेके आए, but he should be an aviation. He should not be a retired bureaucrat or a retired uniformed officer because उनके बस का काम नहीं है। Enough has been done. ये experiments बहुत हो चुकी हैं। ये इस तरह ना एयरलाइन चलेगी ना सिविल एविएशन चलेगी, because they specialized field हैं। They have to be run. They are service oriented industry है। You have to cater to the client where the boss has got no other role but to provide services, और आपको रेगुलेटरी कंट्रोल जो सिविल एविएशन का, इकाओ का और बाकी जितनी वो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जैसे ऐसा है, आपको उनको फॉलो कर। जब वो आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं, वो रिकमेंडेशन का मतलब आप वॉलंटरी नहीं है। इफ यू डू नॉट फॉलो द रिकमेंडेशन, हाँ, वो मैं ऐसा लगता है कि वो देखते ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते उन रिकमेंडेशंस को, क्योंकि फिर वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होती है वहां पर। अच्छा, जरा मैं आगे बढ़ाता हूं बात को। नबील जावेद साहब भी मौजूद हैं। नबील साहब, पहले तो ये बताइए ये क्या मामला है जो इस वक्त आपका एक जो है न्यूज़पेपर्स के अंदर ऐड भी आया था और एम्प्लॉइज फंड्स के हवाले से कि 40 अरब रुपए वहां के जो है वो ऑपरेशनल अखराजात में लग गए, क्या मामला है जरा बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच इमरान साहब मौका देने का, बात करने का। सर एक्चुअली ऐसा है कि पीआईए जब 1955 में ऑपरेशनल हुआ था तो उस वक्त 1976 तक उसके पास कोई पेंशन स्कीम नहीं थी। यानी जो पीआईए से लोग रिटायर्ड होते थे उनके पास कोई पेंशन स्कीम नहीं थी। तो 1976 में पीआईए ने अपनी पेंशन स्कीम लॉन्च की और उस वक्त एक उन्होंने पेंशन फंड बनाया। सर उस पेंशन फंड के अंदर जो है पीआईए ने ये फार्मूला दिया कि जो एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा उसका 50% जो उसकी सैलरी होगी उसका उतना कंट्रीब्यूट करेंगे और उतनी उसको पेंशन दी जाएगी। सर हाँ। अब ये सर कंटिन्यू काम चलता रहा और 2003 में जाके सर 2003 में पीआईए ने क्या किया, पीआईए ने जो है इसको चेंज कर दिया और कहा कि अब जो पायलट्स होंगे रिटायर्ड होंगे उनको उनकी लास्ट डॉन सैलरी का 80% दिया जाएगी, पेंशन दी जाएगी, और ऑफिसर्स कैटेगरी को 32% दी जाएगी। इससे मुराद ये थी कि पीआईए पहले असेस कर लेता था कि कितने एम्प्लॉयज रिटायर्ड होने वाले हैं, उसके लिहाज से उस फंड के अंदर वो पैसे डाल लेता था। उस फंड के जो ट्रस्टीज थे वो पीआईए के खुद मैनेजमेंट थी और बेनिफिशरीज थे वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज थे सर। और इसमें लिखा हुआ ट्रस्ट फंड के अंदर कि ये पैसा सिर्फ ट्रस्ट पेंशनर्स ही को दिया जाएगा सर। लेकिन सर वक्त के साथ साथ हुआ इस तरह के पीआईए को ऑपरेशनल कॉस्ट पड़ती थी, ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से पीआईए ने उस फंड में से पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सर। हालांकि वो पैसा वो बैंक में था, वो पीआईए सिक्योरिटी एक्सचेंज में लगाता था, लेकिन पीआईए ने एज के वो पेंशनर्स को दे, पीआईए ने वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सर। और 2021 की जो बुक्स आई हैं, जो इवन 2022 का जो ऑडिट हुआ उसमें लिखा हुआ है कि जी पीआईए के पास जो लायबिलिटी है वो 30 बिलियन की लायबिलिटी है, और 2022 में उन्होंने शो किया कि इसमें 5 बिलियन पड़ा हुआ है और 30 बिलियन अभी लायबिलिटी है पीआईए के ऊपर सर। ये सर इसमें भी इसका लेटेस्ट इसकी है इंफॉर्मेशन। नहीं तो फिर ये लायबिलिटी जो है वो डाली बात की जा रही है कि नया जो बायर होगा वो इसको ओन करे। एग्जैक्टली सर, देखें चूंकि इसकी रीजन ये है कि जो लायबिलिटी पीआईए के ऊपर आती है, जो पीआईए की जो ट्रस्ट फंड में लायबिलिटी है वो 30 बिलियन की है। इससे मुराद ये है कि जो पीआईए ने पैसा निकाला अपने ऑपरेशनल कॉस्ट में निकाला, फर्दर जो उस पर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ,
जो उसको री इन्वेस्ट किया गया वो 30 बिलियन की अमाउंट थी। तो पीआईए ने खुद से ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए 30 बिलियन की जो है वो ऑलमोस्ट अमाउंट इसमें निकाली और ऑपरेशन इस्तेमाल किया। हालांकि वो पैसा ट्रस्ट फंड का था, वो पीआईए अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट पर नहीं इस्तेमाल कर सकती थी। तो लिहाजा जो बायर इसको परचेज करेगा, सवाल मेरा ये होगा, मेरा सवाल नबील साहब ये होगा कि ये मामला इस वक्त क्यों उठाया गया, ये मामला इससे पहले क्यों नहीं उठाया गया, और अगर उठाया गया तो उसका क्या जो है वो ट्रैक रहा, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। नाज़रीन, हमारे साथ तारिक अली साहब भी और नबील साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। नबील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ये फंड के जो गलत इस्तेमाल है ये इसी वक्त इसको नोटिस किया गया, या इससे पहले इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर देखिए, एक्चुअली पीआईए चूंकि प्राइवेटाइज होने जा रहा है और ये जो लाइबिलिटी है 30 बिलियन की, ये बेनिफिशियरी जो है उनकी यानी उनका फंड है। तो बेसिकली चूंकि इनको जो रिटायरीज थे उनको भी एप्रीहेंशन ये थी कि अगर पीआईए प्राइवेटाइज होने जा रहा है तो देन उनको पेंशन का जो फंड का पैसा कहां पर चला जाएगा, क्योंकि पीआईए ने वो पैसा देना है पेंशनर्स का। तो दैट्स वाई चूंकि आउटसोर्स हो रहा था, लिहाजा इस मौके पर ये पिटीशन फाइल की ताकि एग्जैक्टली इस फंड में पैसा कितना है अभी पड़ा हुआ, इसमें कितना इस्तेमाल किया पीआईए ने, पीआईए की एग्जैक्टली लायबिलिटी कितनी बनती है, इस चीज को जांचने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही हैं। और जी तारिक साहब, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी इदारे की निजकारी के हवाले से, तो सबसे पहले वहां पर जो लेबर यूनियन और लेबर विंग्स हैं वो खड़े हो जाते हैं कि इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बुनियादी वजह जो इसेंशियल सर्विसेज एक्ट इस वक्त नाफिज किया गया है पीआईए के अंदर, वही है जो लाजमी सर्विस एक्ट है कि कोई एहतजाज नहीं हो सकता, जो होगा उसके खिलाफ हुकूमत जो है वो ताज़ीरी कार्रवाई करेगी। इज दिस द ओनली रीजन? बेसिकली सर, हालात एयरलाइन के इतने खराब हो गए हैं, एम्प्लॉयज को भी पता है। और ये जो पेंशन फंड का और बाकी फंड की बात है, ये काफी डेकेड से चल रहा है। अब ये हुकूमत को विल हैव टू ईदर पिक अप द लायबिलिटी इटसेल्फ, बिकॉज जो एम्प्लॉयज है उनका कसूर इतना नहीं है जितना ये मुख्तलिफ इंतजामिया आई हैं, भले पोलिटिसाइज्ड हैं या पॉलिटिकल करोनीज आपने लगाए हैं। जब आपने ह्यूमन रिसोर्सेज का सत्यानाश कर दिया इस इदारे का और बाहर से आप इसको डंपिंग ग्राउंड बना दिए, तो इस इदारे ने ये कैसे उठेगा? तो इसलिए इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। लायबिलिटी अगर जो जिसको पास एयरलाइन जा रही है वो उठाए या हुकूमत उठाए, मगर एम्प्लॉयज जो जेन्युइन एम्प्लॉयज हैं उनको ये पैसे मिलने चाहिए। और एक तो एकदम बिफोर दे embark on this, they must stop this induction of जो बाहर से लेटरल एंट्रीज आ रही हैं। और आप उनको आपने देखा ना, आपने स्टेशन बंद किए हुए हैं। लंदन का स्टेशन बंद है, मैनचेस्टर का स्टेशन बंद है, रोम का बंद है, मगर आपने अपने स्टाफ उधर रखे हुए, मैनेजर भी है, फाइनेंस मैनेजर भी है, सेल्स मैनेजर भी है। इसलिए यू हैव टू कट डाउन। अगर आपने यही मिस, अगर आप ये करेंगे खाली आप लोकल एम्प्लॉयज को निकाल देंगे, तो फिर यही होगा ना जो हो रहा है। आपने यू हैव टू कट डाउन, दी एयरलाइन मस्ट कट डाउन इट्स जितना ओवरहेड जो एक्स्ट्रा बर्डन है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का, मस्ट कट डाउन एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दी जो बंदा बायर है जो 60% पैसा लगाएगा, ही मस्ट हैव द राइट टू ईदर to hire people of its own choice. You can't be सर प्रोफेशनल, आप बात करें ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, और जो डीपोलिटिसाइज या पोलिटिसाइज ना हो इससे बचाने की, तो एयर सियाल का एक सक्सेसफुल मॉडल है, पाकिस्तान के अपने ही लोग हैं। और सियालकोट की जो है आपकी एक बिजनेस कम्युनिटी, उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और लोग भी। बिल्कुल हो सकता है, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इस मुल्क में इतने सालों से ये सिलसिला हम देख रहे हैं, सबको पता है कि किस लिए हालात खराब हैं। मगर ये जितनी देर हुकूमत की इंटरफेरेंस होगी और उसमें ब्यूरोक्रेसी की और सर्विसेज की इंटरफेरेंस होगी, ये काम नहीं रुक सकता सर। हमने अच्छी भली एयरलाइन थी जिसके पास रूट्स भी हैं, आपके पास यू हैव इनफ ऑफ योर ओन एथनिक ट्रैफिक टू रन दिस एयरलाइन, जो दूसरी दुनिया की एयरलाइनों के पास नहीं है।
सिंगापुर के पास नहीं है, एमिरेट्स के पास नहीं है। सर दुनिया की एयरलाइन एक स्टैंडर्ड जो उनके पास पर एयरलाइन जो एम्प्लॉइज की आप समझ लें कि तैनाती है या उसकी ऑक्यूपेशन है, तो वो क्या है और पाकिस्तान में वो रेशो क्या है? ये तो देखे ना हमने ये एम्प्लॉइज आप दुनिया में जो है ना एम्प्लॉइज जनती है, मतलब आप एमिरेट्स आप देख लीजिए, आपके सामने बनी है, वो अपने एम्प्लॉइज को पैसे जिंदगी दे रहे हैं। वो तो इस हद तक हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज के बच्चों को वो जो 10% फ्री टिकट उन्होंने बंद कर दी। एयरलाइंस डू नॉट कोलैप्स बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज। वो बेनिफिट्स उस वक्त मिलते हैं जब जहाज में सीट खाली हो। तो ये इशू नहीं, इशू जो है इसका लीकेजेस हैं, जैसे आपके देखे ना आपके नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि पर एयरलाइन जो मुलाजमीन की तादाद है वो मेरे ख्याल से के अंदर सबसे ज्यादा है। वो आप सही कर रहे हैं, इसी बिकॉज वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, मगर इट बिकम्स इट कंट्रीब्यूट्स टू द इनएफिशिएंसी। टू मेनी पीपल लेजी हैंड्स बिकम उस इदारे को इनएफिशिएंसी। जो लोग काम करने वाले होते हैं उनके उसके लिए तरीका ये है कि जब तक इसको आप डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे और ब्यूरोक्रेसी के तो जरा आखिर में एक सवाल मैं रखता हूँ नबील साहब की तरफ। नबील साहब ये बताइए, आपने ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें देखी, इसकी आपने फाइनेंशियल्स भी देखे होंगे, आपने पूरी बुक देखी होगी, क्या नज़र आता है पीआईए के अंदर बिगाड़, किस तरह का फाइनेंशियल्स नज़र आते हैं आपको इसकी बैलेंस शीट में? सर देखें, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है कि जो मैनेजमेंट ऑफ द एयरलाइन है दैट इज नॉट प्रोफेशनल। अब देखिए 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो केस के अंदर ये बड़ा कैटेगरी किया था कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन सीईओ पीए लगाया जाएगा, लेकिन आप उसके बाद देखें जो 2019 में जो सीईओ लगाया गया वो कहाँ से आया, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, आर्म फोर्सेस से है, और सर उन्होंने जो पीआई के साथ किया वो सबके सामने सर। तो चूंकि प्रोफेशनल लोग नहीं एयरलाइन के अंदर है, दोज हु आर ट्रेन टू रन द एयरलाइन, दोज हु आर ट्रेन टू रन एज अ बिजनेस, क्योंकि एयरलाइन है एज अ बिजनेस रन की जाती है, तो इट वाज नेवर रन एज अ बिजनेस। ये तो एक नॉन प्रोफेशनल वे से रन किया गया जिसकी वजह से एयरलाइन को नुकसान हुआ सर। और सर मैं अगर इजाजत दें तो मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं कि जो पीआईए की निजकारी का प्रोसेस है ये प्रॉपर ये इलीगल प्रोसेस हो रहा है सर। कैसे रीजन कैसे उसकी सर रीजन ये है कि देखिए पीआईए को 2016 में कॉर्पोरेशन से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसे कॉर्पोरेशन से पब्लिक लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे कहते हैं पीआईए कन्वर्जन एक्ट 2016। उसका सेक्शन 3 कहता है कि द फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट इशू और कैंसल द शेयर ऑलरेडी लॉटेड, और सेक्शन 4 कहता है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स। और 2016 में 85% शेयर होल्डिंग फेडरल गवर्नमेंट के पास थी सर। ये मामला चलता रहा, अब जाके 2023 में जाके फेडरल गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया लोअर हाउस के अंदर कि जी हम जो फेडरल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया जाए कि वो पहले जो ऑलरेडी इशूड शेयर कैंसिल करे और फ्रेश जो शेयर इशू कर सके। ये बिल तो पास हो गया लोअर हाउस से, लेकिन सब सेनेट से जाके बिल रिजेक्ट हो गया। सेनेट ने कभी अप्रूवल ही नहीं दी, यानी 2023 का जो बिल आया था कि फेडरल गवर्नमेंट अपने शेयर कैंसिल करे और फ्रेश शेयर इशू करे, वो कभी बिल पार्लियामेंट से मंजूर ही नहीं हुआ सर। नहीं तो आप समझते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज ये जाके किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज हो सकता है फिर ये? सर ये ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में मैंने ही पिटीशन फाइल की है कि पीआई की निजकारी नहीं हो सकती क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं। उसके अलावा चूंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं है, सेनेट ने वो बिल जो गवर्नमेंट ने इसको निजकारी के लिए शेयर सेल करने का बिल पेश किया था वो सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया, और अब उसको कहते हैं 2023 पीआईए अमेंडेड एक्ट 2023 सर। तीसरा सर जो काउंसिल ऑफ जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें से भी पीआईए की निजकारी की अप्रूवल नहीं ली गई, क्योंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो फेडरल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी मंजूरी लेनी होती है, तो ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट में मंजूरी ली, ना ही पार्लियामेंट ने कहीं फेडरल गवर्नमेंट को अलाउ किया कि आप इसके शेयर सेल कर सके। तो ये निजकारी बेसिकली गैर कानूनी तौर पे हो रही है, पार्लियामेंट की भी ये वायलेशन हो रही है और काउंसिल ऑफ जो है ये कॉमन इंटरेस्ट की वायलेशन भी हो रही है। चले मुझे फिर ऐसा लग रहा है, मैं सेंस कर रहा हूं कि ये अगले एक आध हफ्ते में ये वाला, क्योंकि इसमें
ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनी है वहाँ तक फिर ये मामला जाएगा तरमीम के हवाले से, इसमें जो भी लकुनास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, नबील जावेद खलून साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन देखते हैं कि ये पर जाता है, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस वक्त चाहिए, और उसके क्लियर होने के बाद ही जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, निजकारी का प्रोसेस, वो आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां हर गुजरते दिन स्टॉक इंडेक्स नया रिकॉर्ड बना रहा है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर जा रहा है। क्यों? एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मईशत के एक अहम बैरोमीटर यानी स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक बुलिश ट्रेंड जारी है। लाव लाव की हर तरफ से आवाज़ें हैं, और ऐसे में हर दूसरे दिन एक नया जो मार्केट एक नए रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुंचती है। और आज हमने देखा कि 90,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर जो है मार्केट का, जिसे नफसियाती हद कही जाती है, उसको टेस्ट किया मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। और अब पिछले जब से आईएमएफ का प्रोग्राम साइन हुआ, आईएमएफ की किस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए मंजूर हुई, उसके बाद इस मुल्क में हमने देखा कि आईनी मसाइल और सियासी मसाइल, एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल जो वो पैरेलल चलती रही, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है। तो ऐसा क्या है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, रिकॉर्ड लेवल के ऊपर है, ये जानना चाहेंगे शाहिद अली हबीब जो कि सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आज भी मार्केट के लिए बड़ा अच्छा दिन, और ये वीकेंड जो है बड़ा एंजॉय करेगी मार्केट। ये बताइए ऐसा क्या इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतर हो गया है कि जिसकी वजह से वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें, मार्केट में बेहतरी की ज़ाहिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो मईशत में जो बेहतरी हो रही है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट में माशाल्लाह से बहुत बेहतरी है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो कन्वर्जन कर रहे हैं अपने फिक्स इनकम से एक्विटीज़ की तरफ, और हर अगले दिन जो है वो नए इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो मूव कर रहे हैं एक्विटीज़ की तरफ फ्रॉम अदर एसेट एलोकेशन। तो इसमें ज़ाहिर है इकोनॉमिक हमारी जो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में बड़ा ईज हो गया है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 4 नवंबर को जब मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा तो 2% फर्दर कम होगा, और 17.5 से 15.5 पे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं, ये फोरकास्ट किस तरह से की जा रही है? हैविंग सेड दैट इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के है वहाँ जंग के हवाले से, ईरान के हवाले से, और जाहिर है कि ऐसे में जो ऑयल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में वो एक बड़ा भौचाल सा आता है और पूरी दुनिया की मईशत के लिए खतरा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसके अंदर ऑयल का कंपोनेंट। तो महंगाई में इजाफा आगे लगता है, एक कॉशियस अप्रोच है। तो आज ऐसे में अगर आप 2% रिलीफ की बात कर रहे हैं कि जनाब 17 साढ़े 17% से 15 साढ़े 15 पर आ जाएगी, तो ये जस्टिफाई करता है इस वक्त एक कंसेंसस है इसके ऊपर, एक सोच है मार्केट में? जी, आपका बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखें, ये तो अगर आप सही तरीके से अगर आप नंबर्स देखेंगे ना, अगर आप सितंबर के महीने की इन्फ्लेशन देखें जो कि 6.9% थी, अक्टूबर के महीने की इन्फ्लेशन हमें लगती है 6.5% है, नवंबर के महीने में तकरीबन 4.5% होगी। तो जो स्टेट बैंक जो है अपना डिसीजन करता है वो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे भी कर रहा होता है, और जो रिकरिंग बेसिस पे जो हो रही होती है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा कहीं शॉक्स के चांसेस तो नहीं है, वो ये भी चीज़ देख रहा होता है। और ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें लगता है कि आगे का पूरा जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है FY 2025 में वो बड़ा सिंगल डिजिट है, और बड़ा बेहतर सिंगल डिजिट है, अराउंड 7 से 7.5% का हमें लगता है पूरे साल का। और ये ऑल्सो हम विटनेस कर रहे हैं, सितंबर में भी रहा, अक्टूबर में भी अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं उससे भी अंदाजा हो रहा है। तो ये जो आपने सारी चीज़ें गिनवाई उसको अगर हम टेक इनटू अकाउंट भी कर लें, और जो इंपोर्ट के बिल की जो बात कर रहे हैं उसमें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो
$100-150 मिलियन पे है। और अगर ये हम तो 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं पूरे साल में करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो जो कि पिछले साल से अच्छा खासा कम। और ये अगर हम 3% की जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, तो जब पहले आज से 4-5 साल पहले जब 3-3.5% की जीडीपी ग्रोथ होती थी, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 7-8 बिलियन डॉलर्स का होता था। और हमने इस दफा बड़ा अच्छा मैनेज किया, हमारा रिजर्व लेवल 11 बिलियन डॉलर पे आ गया है। हमारा जो है रुपी डॉलर पैरिटी बड़ी मैनेजेबल है और बड़े अच्छे लेवल पे। आप देखें पिछले 1.5 साल में रुपी ने डिप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि रुपी ने थोड़ा अप्रिशिएट ही किया है, और रिजर्व भी बिल्ड हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से आप नीचे आए, तो इसमें सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम, एक इशू जो बड़ा एंजॉय कर रहे थे इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, वो बैंकिंग सेक्टर था। तो आजकल आप क्या समझ रहे हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस वक्त इस रैली से फायदा उठा रहे हैं? डेफिनेटली आपने अच्छी बात करी। मैं आप बस पुरानी वाली बात को जरा मैं खत्म कर दूं। आप दूसरी चीज भी ये देखें कि जो जो टी बिल्स के रेट्स हैं वो बढ़े हैं, जिससे एक अंदाजा होता है कि यार आगे जाके क्या होगा। अगर 17.5% का पॉलिसी रेट है, लेकिन टी बिल्स के साल के 6 महीने के और 3 महीने के अगर आप पेपर देखें, तो बिटवीन 13 to 14% है। इससे भी अंदाजा हो रहा होता है कि ये इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट नीचे चला जाएगा। जो आपने और दूसरी इंडिकेशन, वो जो काइबोर नेगेटिव के अंदर गया इन सम सर्टेन केसेस, वो भी एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है। जी वो ये वाली बात मैं उससे जोड़ूंगा जो आपने सवाल भी पूछा कि बैंकिंग सेक्टर में जो आप बहुत ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में वो अच्छा अर्न कर रहे थे। देखें, दो चीजें हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो उनके लिए थोड़ा सा कम अर्निंग, जो जिस तरीके से अच्छी अर्निंग एंजॉय कर रहे थे उससे जरा कम होगी। दूसरा एक मतलब उनके वो विंडफॉल प्रॉफिट्स नहीं होंगे जो पहले उन्होंने एंजॉय किया पूरा। जी इसके अलावा जो टैक्सेशन का मेजर है कि अगर जिसका एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 50% से कम है और जिसका 40% से कम है, तो उसको एक हायर टैक्स ब्रैकेट लग जाता है। जैसे अगर 40% से कम है एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, तो उसको 16% का एडिशनल टैक्स लगेगा। और अगर बिटवीन 40 to 50% है, उसको 10% का एडिशनल टैक्स लगेगा। तो इस सब से अपना एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवांसेस बढ़ाने के लिए वो इवन कम रेट पे भी ऑफर किया जा रहा है। जो अच्छे ग्रुप्स हैं उनको ऑफर किया जा रहा है कि वो काइबोर माइनस पे भी ले लें, ताकि उनकी December 31 की बैलेंस शीट में ADR का रेशियो बढ़ जाए। या तो वो डिपॉजिट को कम करें या अपने एडवांसेस को बढ़ाएं। इस सूरत में वो अपने ADR के रेशियो को बेहतर करना चाहते हैं। तो एक तो बैंकिंग सेक्टर इसलिए ऑफर कर रहा है इवन काइबोर माइनस के लेंडिंग रेट्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मुझे बताएं शाहिद साहब, ये बताइए कि ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ट्रांसलेट हो रही हैं, मार्केट जो है वो जैकअप हो रही है, लेकिन ऐसे में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी अप्रोच क्या देख रहे हैं? मिसाल के तौर पे आज की अगर बात करें तो आज जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़ा सा ज़रा बाइंग साइड के ऊपर थे, बल्कि फिर उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स को ले लें और आप ले लें उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये जो है वो नेगेटिव साइड पे। तो वहाँ पे क्या है जो इंटरनेशनल आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर वो कैसे देख रहा है मार्केट को? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन अगर आप अच्छे तरीके से जरा इसकी ड्यू डिलिजेंस करें तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव रही है इन अ वे कि हमारे पास दो तरीके के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। एक पैसिव होते हैं और एक एक्टिव फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर आप एक जमाने में जो है एक फॉरेन भी होते थे और दूसरे फेयर एंड लवली वाले भी होते थे वो राउटिंग वाले, एक जमाने में वो वाला भी इन्वेस्टर जी जो यहाँ के इन्वेस्टर्स बन जाते थे। तो वो अभी है कि नहीं है शाहिद भाई, वो अभी है कि नहीं है? अभी इतने एविडेंस नहीं है, क्योंकि हम तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम फॉरेन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं और ज्यादा से ज्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो आ रहा होता है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करें तो इसमें जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं वो चूंकि उन्होंने आउटफ्लो किया है, बिकॉज हम लोग इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में चले गए FTSE इंडेक्स में भी। तो उसकी वजह से जो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर है वैंगार्ड, उसकी सेलिंग आई और उसकी तकरीबन 100 से 150 $150 मिलियन का आउटफ्लो हुआ।
लेकिन इसके बावजूद हम नेट इनफ्लो पे हैं। पूरे साल का अगर हम देखें तो उसके बावजूद हम नेट इनफ्लो पे हैं और एक वक्त में हम 140 मिलियन सर व्हाट अबाउट ट्रेडिंग वॉल्यूम? मुझे याद है 2005 में आपके यहाँ एक दिन में एवरेज, मतलब हमने देखा था कि स्ट्राइक हुआ था, ओवर 1 बिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। आज इतने मैं शेयर्स देख रहा हूं तकरीबन 366 मिलियन, 36 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम। तो मार्केट में वॉल्यूम श्रिंक हुआ है या क्या हुआ है, या इस साइड पे क्या स्टोरी है ट्रेडिंग शेयर्स के हवाले से? देखिए, मार्केट में अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछला साल भी अल्लाह का शुक्र है आखिरी का 6 महीने बड़े अच्छे गुजरे थे, लेकिन उसमें अगर पूरे साल का मैं एवरेज लूं तो तकरीबन 10 बिलियन का एवरेज डेली टर्नओवर होता था। इस दफा जो है एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 18 बिलियन का हो गया, मतलब 80% हमारे वॉल्यूम जो हैं पिछले साल से बेहतर हैं। और तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो रिकॉर्ड हाई वाली बात कर रहे हैं, वो तो हम शायद हम नहीं पहुंच सकेंगे बिकॉज उसमें, और अल्लाह ना करे कि सर हम वहां पर जाएं। उस वक्त जो लिक्विडिटी का मामला था और फिर जो इतने बड़े बड़े इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आई, अल्लाह ना करे कि हम वहां जाएं। मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कोट कर रहा था। जी, वो तो रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स हमारे पास बहुत ज्यादा किए गए हैं, ब्रोकर्स बहुत ज्यादा केयरफुल हो गए हैं और अब उतनी ज्यादा हम लोग फंडिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करते और इतनी ज्यादा इतने कम मार्जिन पे ट्रेड नहीं करते, जो कि आपने बिल्कुल का सही कहा कि बहुत केयरफुल अप्रोच के साथ और बहुत ही प्रूडेंट अप्रोच के साथ जो है वो काम किया जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग भी अच्छे तरीके से हो रहा है और ये भी वॉल्यूम्स बड़े अच्छे हो गए हैं और मुझे लगता है कि अगर ये वॉल्यूम्स कंटिन्यू रहेंगे तो हमारी मार्केट की रौनक जो है वो रहेगी। आप इस तरीके से देखें कि इस दफा 5 आईपीओ की लिस्टिंग हुई जो है इस साल में, कंपेयर टू सिर्फ एक आईपीओ की लिस्टिंग जो पिछले साल हुई थी। तो जाहिर है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो मार्केट अगर बढ़ रही है तो इसमें जो स्टॉक मार्केट का जो पर्पस है वो भी अचीव हो रहा है कि किसी तरीके से हम इश्यूअर्स के लिए। चले जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि जनाब आपके जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो मार्केट को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से गिर रहे हैं तो मार्केट में उस तरीके से एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। मार्केट को हम चाहेंगे कि और ब्रॉड बेस हो, इन्वेस्टर बेस मार्केट का और बढ़े, और अगर कुछ पार्ट प्ले कर सकती है रियल इकोनॉमी के अंदर तो आपकी कैपिटल मार्केट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद अली हबीब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।